तो हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में कहा था कि मैं जरूर से जरूर आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। तो पार्ट 2 जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि वही पार्ट, सेम वही चीज, लेकिन पार्ट 2 आया है। और ये पार्ट 2 पहले से भी मजेदार लगेगा, यानी कि पार्ट 1 से भी आपको पार्ट 2 मजेदार लगेगा। और कैसे मजेदार लगेगा, क्योंकि अंत तक बने रहिएगा तब। तो अंत तक बने रहिएगा और वादा करता हूं कि बिल्कुल ही आपको समझ में आएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे, बिना विलंब किए आपको शुरू करता हूं। तो देखिए, थ्योरी का पार्ट 2 है, तभी थ्योरी ही चलेगा। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का घात। हाँ, बड़ा मजेदार है ये, बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या होता है, तो पहले इसको लिख लिया जाए। बहुपद का घात, इसको हम लोग बोलेंगे पावर ऑफ पोलिनोमियल। पावर ऑफ पोलिनोमियल क्या है, तो देखिए, तो कह रहा है चर के, हाँ भाई, किसी दूसरे का नहीं, चर का ही, चर के महत्तम तो जानते ही हैं, सबसे अधिक महत्तम घात को बहुपद का घात कहते हैं। रुकिए, समझ में आएगा। देखिए कैसे समझ में आएगा, जब उदाहरण दूंगा तब। एग्जाम्पल, 7x² प्लस 2x प्लस 6, 9y प्लस 2, 9x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 5। इतने उदाहरण में बिल्कुल आपके दिमाग में रख ही दूंगा। तो देखिए, इस पूरे टर्म में, इस पूरे में जा करके पूछिए कि जो चर है, हाँ भाई, जो चर मतलब एबीसीडी वाले जो चर हैं, उसका सबसे अधिकतम पावर कितना है। तो यहाँ पे तो 2 है, और यहाँ पे, अरे भाई कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे तो है ही नहीं चर। तो सबसे अधिक कितना हुआ, तो 2 को कहिएगा। जब 2 को कहिएगा तो वही तो हो गया, जवाब दे दिए। तो हम लिखेंगे बहुपद का घात जो है, यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 2। हाँ, सबसे महत्तम घात जो है वही बहुपद का घात कहलाएगा। तो सबसे महत्तम घात कितना हुआ, 2। यहाँ पर देखिए, तो पहले जाकर पता कीजिए कि चर कहाँ है, तो चर तो यहीं पे तो दिखाई दे रहा है। तो इसका सबसे अधिक पावर कितना है, तो ये कहीं तो है। जब कुछ नहीं था तो 1 नहीं कहते थे, तो 1। तो यहां लिखेंगे बहुपद का घात जो है 1 हो गया, यानी कि पावर और पोलिनोमियल जो है 1 ही वो है। यहां पे देखेंगे, कह रहा है सबसे पहले चर के पास जाइए, यानी कि जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है उसमें चर के पास जाइए। तो यहाँ पे चर, यहाँ पे चर और यहाँ पे चर। इस पूरे चर में सबसे अधिकतम घात यानी कि महत्तम घात किसका है, तो कहिएगा 3। तो जवाब दे दिए। तो हम लिखेंगे बहुपद का घात बराबर 3। बिल्कुल हल्का है, केवल बने रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए, बहुपद का घात तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या क्या करते हैं। तो अगला थ्योरी का जो पॉइंट है आने वाला है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बिल्कुल अच्छा लगेगा। और जब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जान लीजिएगा, जब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जान जाइएगा तो आपको इस पाठ का आधा काम आसान हो जाएगा। और आधा काम ही नहीं, लगभग मानता हूं कि पूरा काम आसान कर लेंगे। तो देखिए, हो रहा है पॉइंट, बहुपद के शून्यक। हाँ भाई, बहुपद के शून्यक, जो कि आप 9वीं कक्षा में भी पढ़े थे, लेकिन क्या पढ़े थे उससे तो हमको मतलब है नहीं। मैं क्या पढ़ाऊंगा इससे हमको मतलब है। तो देखिए, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एक घात बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद का। तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के
मात्र एक ही शून्यक होते हैं। हाँ, रैखिक बहुपद के एक ही शून्यक होते हैं। तो आपको आज शून्यक भी निकालना सिखा दूंगा, तब तो पता चल जाएगा कि कैसे एक ही शून्यक होते हैं। अगर आपसे कहे px 6x x प्लस 2 का शून्यक ज्ञात करे, अभी और उदाहरण दूंगा। तो x प्लस 2 का शून्यक ज्ञात करिए। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, कुछ करना ही नहीं है। शून्यक मतलब 0 होता है। तो देखिए x प्लस 2 लिख करके और बराबर 0 लिख दीजिए, और चर एक तरफ, हाँ चर एक तरफ और अचर एक तरफ, यानी कि x इधर जो कहते हैं ये प्लस में है, इधर आया तो हो जाएगा माइनस, यानी कि इसका एक शून्यक हम लोगों ने निकाल लिया। और शून्यक क्या होता है, क्यों निकालते हैं, देखिए, यानी कि शून्यक वो होता है कि जब दिए गए मान को उस बहुपद में रख दीजिएगा तो उस बहुपद का मान पूरा 0 हो जाएगा। हाँ भाई, पूरा 0 हो जाएगा। देखिए वेरीफाई, देखिए वेरीफाई, तो आपको दिया था px बराबर x प्लस 2, और इसका शून्यक आप कितना निकाल लिया है, इसका वैल्यू कितना निकाल लिया है, 2 माइनस 2। तो देखिए, तो जहां आपको x भेटाएगा आज जहां x भेटाएगा वहां पे माइनस 2 रखा जाएगा। तो p माइनस 2, देखिए तो x की जगह पे माइनस 2 और ये 2 प्लस 2 माइनस 2 खत्म, ये 0 आ गया। इसका मतलब जो है माइनस 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। हाँ, यानी कि बहुपद का शून्यक वह मान होता है जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद के मात्र एक ही शून्यक होंगे। अब चलते हैं द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। आपको देखने में कठिनाई हो रही होगी, रुकिए। तो द्विघात बहुपद के पास चलते हैं और उसके कितने शून्यक होंगे वो पता कर रहे हैं। देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अंत तक बने रहिएगा तब अच्छा लगेगा। थोड़ा देखने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं। देखिए, लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद के 3 शून्यक, गलती हुआ, 2 शून्यक अल्फा, इसको हिंदी लिख दिया जाए ताकि घबराए ना कि का लिख दिया गया भाई। अल्फा और बीटा, इसको भी लिख देता हूं, इसको हम लोग कहेंगे बीटा। अल्फा और बीटा होते हैं। हाँ भाई, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। तो देखिए, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक कैसे होंगे आपको दिखाता हूं। अगर आपसे कहे px, एग्जाम्पल दिखा देता हूं, px x² माइनस 4 के शून्यक ज्ञात करें। पहले तो पता करिए कि क्या द्विघात बहुपद है। तो बिल्कुल है, क्योंकि चर का महत्तम घात 2 है। जब चर का महत्तम घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद ही तो कहलाएगा। तो देखिए, हमको ने कहा था कि कुछ मत करिए, केवल 0 लगाइए। तो x² माइनस 4 इक्वल टू 0। x² वही का वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो x² माइनस में 4 इधर आया तो प्लस में 4। जब स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा। तो x इक्वल टू रूट में 4। और आप पहले से भी जानते हैं कि रूट के आगे 2 तरह का चिन्ह लगा होता है, एक प्लस और एक माइनस का। यानी कि यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 2। इसका मतलब जो है प्लस माइनस 2 लिखने का मतलब है एक मान प्लस में 2 और एक माइनस में 2। हाँ, प्लस में 2 और माइनस में 2। इसका मतलब जो है कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हो गए, और पहले शून्यक का नाम ही जो है अल्फा है और दूसरे शून्यक का नाम होगा बीटा। अल्फा और बीटा। तो देखते हैं आगे। अल्फा और बीटा तो निकाल लिया, यानी कि यहाँ से मालूम हो गया कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। इन शून्यकों में क्या संबंध होंगे इसको देखा जाए। तो शून्यकों में संबंध को दिखलाने के लिए अब देखते हैं रिलेशन
बिटवीन रिलेशन बिटवीन जीरो, रिलेशन बिटवीन जीरो, किसके जीरो? द्विघात बहुपद के जीरो और किसके? रिलेशन बिटवीन जीरो। तो देखिए पहला बात होगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा करिएगा तो होगा -b बटा में a। हाँ भाई, अल्फा प्लस बीटा करिएगा तो होगा -b बटा में a। और जब b क्या होता है, अभी थोड़ा सा रुकिए, आपको इतना अच्छा तरह से बताया जाएगा कि आप b और a को समझ ही लेंगे। तो देखिए b होगा -x का गुणांक, x का गुणांक, और ये जो होगा x स्क्वायर का गुणांक। अब आगे देखते हैं। अरे भाई समझ में आएगा, अभी तो लिखने का काम हो रहा है। शून्यकों का गुणांक, गुणनफल। गुणन में क्या संबंध है? शून्यक का जब अल्फा और बीटा का गुणा कराएंगे तो उनमें क्या संबंध मिलेगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। इंटू मतलब यहाँ गुना लगा हुआ है, अल्फा गुना बीटा। इसमें संबंध होता है c बाई ए। c कहेंगे हम लोग अचर पद को, अचर पद। और यहाँ पे जो है ये होगा, यही ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको तो मैं अभी रफ करूंगा ही नहीं, इतना को मैं रफ करूंगा ही नहीं, क्योंकि आपको बतलाना है और अच्छी तरह से बतलाना है। तो देखिए इसको रफ कर दिया जाए, अभी इसको रफ कर लेते हैं। और आपको याद रखना होगा कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे अल्फा और बीटा। इसके बाद कुछ याद नहीं रखिए, याद मैं करवाऊंगा। देखिए द्विघात बहुपद का रूप जो है, द्विघात बहुपद का रूप जो है ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ भाई यही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि हियर यहां पे ax स्क्वायर बराबर a का, यहां पे x स्क्वायर बराबर, बल्कि a बराबर x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक है, और b बराबर जो है x का गुणांक है, और c बराबर जो है अचर पद होगा, कोई अचर पद होगा। हाँ, एक उदाहरण और आपके सामने रख दिया जाएगा, और ताकि आप भूलेंगे नहीं कि कौन a है, कौन b है और कौन c है, आपको दिखलाना है भाई। तो देखिए अगर आपसे कह दे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो देखिए x स्क्वायर के साथ में जो रहेगा, x स्क्वायर के साथ में जो रहेगा उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा a। हाँ, गड़बड़ी नहीं होने दूंगा, रुकिए अभी। x स्क्वायर के साथ में जो रहेगा उसी का नाम होगा a, और केवल x के साथ में रहेगा तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा b। देखिए देखिए देखिए, यहाँ तो b है, b। और जो बिना चर वाला होगा, यानी कि केवल कांस्टेंट टर्म होगा, उसी का नाम तो होगा c। तो लिख दिया। अब तो दिक्कत नहीं है कि a b c कौन है, तो यही तो है -b बाई a और c बाई a, a b c यही है। एक बार और चलते हैं, बिल्कुल दिमाग में रख दिया जाएगा। 9y स्क्वायर 9x स्क्वायर -6x प्लस 5। अरे भाई माइनस प्लस आने से कोई दिक्कत नहीं होगा, और नहीं होने दूंगा दिक्कत। देखिए हमने कह दिया था कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा, एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा वही ए कहलाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में जो है उसी का नाम तो है ए, और एक्स के साथ में जो होगा उसी का नाम होगा बी। तो एक्स के साथ में जो है यहाँ पे -6 है, यानी कि यही भी है। बी का काम -6 का है, खाली 6 मत कहिएगा, चिन्ह लगा है माइनस का, -6। और जो कांस्टेंट टर्म होगा अचर पद, उसी का नाम तो होगा सी। अब तो क्लियर हो गया है कि ए बी सी कौन है। और उदाहरण
और साथ में शून्यक निकालना और उसके शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के योग में संबंध क्या होगा वो अभी दिखलाने वाला हूं। रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं, देखिए क्या हो रहा है। एक उदाहरण लिया जाए और पूरी अच्छी तरह से उसको समझ लिया जाए। आप छोटी कक्षाओं में फैक्टर विधि से शून्यक निकालना जानते हैं, फैक्टराइज करना जानते हैं। आप जब फैक्टराइज करना जानते हैं तो एक पार्ट तो आपका ही हो गया, एक पार्ट आपका हो ही जाएगा। देखिए कैसे, अगर लिख दिया एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल ला लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहां पे डालता हूं प्लस एक्स माइनस 12। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, तो देखिए तो हमने कह दिया था कि एक्स स्क्वायर के आगे जो लगा रहेगा वही ए कहलाएगा। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा है? कुछ नहीं लगा है, एक। जब कुछ नहीं लगा है तो एक है और यही ए है। इस एक्स के आगे क्या लगा हुआ है? एक, और कुछ नहीं है तो इसका नाम क्या है? ये बी, और इसी का नाम है सी। यानी कि आपको ए बी सी चुनना आ जाए तो आधा काम हो जाए, ए बी सी चुनना आ जाए तो आधा काम हो जाए। देखिए फिर से रूप कैसा हुआ था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। तो हमने कह दिया था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा रहेगा उसी का नाम होगा ए। तो इस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लगा हुआ था तो हमने कह दिया था एक। भाई एक में एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर ना होगा, तो इस x के साथ जो लगा होगा, इस x के साथ जो लगा होगा उसी का नाम b होगा। तो यहाँ पे हमने b भी बता दिया है। और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसी को कहना है c। तो कांस्टेंट टर्म अपने पास कितने हैं? 12 है। ठीक है चलते हैं आगे और इसको तोड़िए दिया जाएगा। हाँ, तोड़िए दिया जाएगा। देखिए कैसे तोड़ते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए इसमें 1 2 3 यानी कि 3 पद है, तो कोई तो बीच वाला है, कोई आदमी बीच वाला आदमी है, यानी कि इसे मध्य पद है। ये जो है पहला और ये अंतिम, लेकिन ये कैसा है? मध्य पद। आपको मध्य पद को तोड़ना है। और मध्य पद कैसे तोड़िएगा? आप बिल्कुल 2-3 उदाहरण के बाद आप ही तोड़िएगा। देखिए आपको क्या करना है, पहले गिनिए 1, ये 2 और ये 3 आदमी है। तो आपको क्या करना है? पहला अंतिम में गुना करिए, तो पहला पद और अंतिम पद में गुना कराएं तो हो जाएगा -12 एक्स स्क्वायर। हाँ कैसे? देखिए यह है एक्स स्क्वायर और इसमें गुना कराते हैं अंतिम पद -12 से, तो हो जाएगा -12 एक्स स्क्वायर। अब इस -12 एक्स स्क्वायर को, हाँ, पहले और अंतिम पद के गुणनफल को इस प्रकार तोड़ना है कि योग करने पर, घटाव करने पर बीच वाला पद आना चाहिए और गुना कराने पर फिर से वही पद आना चाहिए। इसी को कहते हैं मध्य पद गुणनखंड। हाँ, मध्य पद गुणनखंड यानी कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इसको हम लोग कहेंगे। तो मध्य पद गुणनखंड कैसे होगा? यानी कि आपको -12 गुना करके लाना है, लेकिन जोड़ घटाव करके लाना है, -x नहीं बल्कि +x लाना है और गुना में -12 एक्स स्क्वायर लाना है। तो अब आइए, अगर आपसे कहा जाए कि 12 रुपए को, हाँ 12 रुपए को 2 आदमी में ऐसा बांटिए कि जोड़ घटाव कर दे तो 1 रुपया और गुना करा दे तो -12 रुपया, तो कैसे आएगा? तो कुछ नहीं होगा। देखिए 12 को हम लोग टूटते हैं तो कहता है 4 3 12 टूट गया, यानी कि ऐसे टूटे तो नहीं है लेकिन मैं टूट के बता दिया, यानी कि एक पद 4 हो गया और एक पद हो गया 3। तो देखिए जब 4 गो x में से 3 गो x चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो कहेंगे x आ गया ना। हाँ, और जब 4 गो x में -3 से गुना करा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? -12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यही तो है। एक बार फिर से देखिए आएगा। एक दूगो में दिक्कत होगा, लेकिन दूगो के बाद दिक्कत नहीं होगा। पहला अंतिम का गुणनखंड कराएंगे, यानी कि दोनों में जब गुना कराइएगा एक्स स्क्वायर में और -12 में गुना कराएंगे तो -12 एक्स स्क्वायर आएगा। अब इस -12 एक्स स्क्वायर को इस तरह तोड़ देना है कि जब गुना कराएं तो यही आए -12 एक्स स्क्वायर, लेकिन जब जोड़ घटाव कर दे तो बीच वाला पद आना चाहिए। तो आपके पास 12 रुपया है और 2 आदमी में बांटना है, यानी कि एक का अंतर होना चाहिए, केवल एक आना चाहिए और गुना कराने पर -12 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो आप कहिएगा 4 रुपए दे दीजिए ओके, 3 रुपए दे दीजिए।
और जब 4 गो एक्स स्क्वायर है, देखो इसको जब 4 गो एक्स में से 3 गो एक्स जाएगा तो कितना बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। और जब 4 गो एक्स में 3 एक्स से गुना करा देंगे तो कितना जाएगा, 4 तिया 12 और माइनस जेब करते हैं और एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, उठ गया। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है और बढ़ते जाना है। देखिए बढ़िए, ये हो गया एक्स स्क्वायर जेब करते और ये माइनस 12 जेब करते, और इस एक्स के जगह पे हम लिखेंगे प्लस 4x और माइनस 3x। अब देखिए तो 4 गो एक्स में से 3 गो एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, केवल x बचेगा। और इसे 4 गो एक्स इसमें और माइनस 3x में गुना करेंगे तो 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। गुना किया हुआ, कुछ नहीं करना है। एक लाइन में कह दूं कि पहला और अंतिम का गुणनखंड, हाँ पहला और अंतिम का गुणनखंड बीच वाले पद के योग और घटाव की क्रिया के बराबर होने चाहिए। योग और घटाव की क्रिया के बराबर होनी चाहिए, तो जो हमने कर लिया। और बाकी शेष पदों को हमने छेड़छाड़ नहीं किया है। ज्यों कहते हो खाली छेड़छाड़ तो इसके साथ हुआ है। तो चलिए, जब 4 गो हो गया तो 2 गो बांटिए। अरे 4 गो आदमी हो गए, 2 है ना, 2 है तो क्या करें, अब कॉमन निकालिए। यहाँ पे दिख रहा हूं कि यहाँ पे x और यहाँ पे भी x कॉमन है, दोनों कोई में आया है। तो यहाँ पे क्या बचा, x और यहाँ पे क्या बचा, 4। अरे भाई ये x दे दिया है तो खैर 4 बचेगा। यहाँ पे इन दोनों में तो x नहीं है, तो दोनों 3 के मल्टीपल हैं, तो यानी कि 3 निकालिए, 3 कॉमन निकालिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x। और जब हम माइनस निकालेंगे तो अंदर उल्टा चिन्ह हो जाएगा, हाँ ये तो जानते हैं, प्लस 3 चौको का 12। अरे भाई कॉमन निकालना मतलब भाग लगाना होता है, तो हो गया x। देखिए कोष्ट वाला एक साथ आ जाए तो सोचिएगा सही हो गया है। जब कोष्ट में का आदमी दोनों एक नियन आ जाए तो सोचिएगा सही हो गया है। तो इसका मतलब ये और ये मिला करके एक ही को आदमी है, यानी कि 1 से प्लस 4 एक साथ, और जो पूर्वा पे लगे हैं द्वार पे उसको एक साथ, यानी कि x और माइनस 3, x माइनस 3। अब हम देखेंगे यहाँ से अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं। तो देखेंगे 1 से प्लस 4 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -4, प्लस में है माइनस में है, यही तो है अल्फा, और इसी का नाम होगा अल्फा। और देखिए x माइनस 3 बराबर 0, माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो चिन्ह का बदलाव तो करना ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है x और इसको राइट हैंड साइड की तरफ भेजिए, यानी कि 3, इसी का नाम होगा बीटा। यानी कि आपने अल्फा भी निकाल लिया और बीटा भी निकाल लिया, और एक बात का कथन पुष्टि हो चुकी है कि द्विघात बहुपद के 2 ही शून्यक होते हैं। बोले थे ना, रुकिए बहुत समझ में आएगा। देखिए अब जांच करना है मेरे भाई कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो देखिए अल्फा का मान -4 और प्लस बीटा का मान 3, यानी कि 4 गो में से 3 गो जाएगा तो कितना बचेगा बताइए। तो 4 गो में से 3 गो जाएगा, यानी कि माइनस में, माइनस का अर्थ होता है कर्जा, उधारी। ये आदमी जो है 4 रुपया कर्जा खा लिया है, अब प्लस मतलब होता है अपना पैसा, तो 4 रुपया कर्जा खा लिया है और 3 रुपया जमा कर दिया तो 1 रुपया कर्जा रह ही नहीं जाएगा, और कर्जा मतलब होता है माइनस, तो -1 बच गया। इसके बटा में 1 छुपा हुआ है। अब इस 1 को हमने प्रदर्शित इसलिए किया कि ताकि इस कथन का जो है पुष्टि कर सके। तो देखिए शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा हो रहा था -b बटा में a, -b बटा में a। तो देखिए -b बटा में a, जाकर के पता करिए कि आपका b जो है, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो प्लस होगा, तो यहाँ पे जो b है वहां पे भी उतना ही है। तो हमने b किसको कहा था, x के साथ जो लगे रहेंगे उसी का नाम b होगा। तो देखिए तो b यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। बात माइनस मत करिएगा क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस कट गए हैं। और c बल्कि a, तो a का मान कितना है, यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ पे a का मान 1 है, तो है सही। अब शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा। अल्फा का मान है -4,
और बीटा का मान है 3, तो 4 तिया 12 और माइनस j करते हो। यहाँ पे लगाना था c बटा में a, c बटा में a। याद बढ़िए, c किसको कहते हैं? c कहते हैं अचर पद को, a किसको कहते हैं? x स्क्वायर के साथ में जो लगा रहे। तो x स्क्वायर के जो साथ में लगा हुआ है वो a है, तो 1 है, और c कितना है? 12। तो देखिए c 12 कैसा 12? माइनस में 12, और a कितना है? इसको बटा में 1 लगा हुआ है, हाँ माइनस 1 लगा हुआ है। तो हमने शून्यकों का निकालना सीख लिया, और शून्यकों के योग और गुणनफल में क्या संबंध होता है वो भी सीख लिया है। जब हम अगली बार आएंगे तो पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे तो पुनः आपको लिए चलूंगा फिर यहीं पे, और कैसे तुरते हैं, कैसे निकालेंगे, शून्यकों में संबंध कैसे स्थापित करेंगे, ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक से अगले वीडियो का इंतजार करिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए।